हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 102 पेपर, जिसका शीर्षक है ग्राम विकास कार्यक्रम, के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा। यह पेपर MARD प्रोग्राम और PGDRD प्रोग्राम दोनों में ही शामिल है, इसलिए ये दोनों प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह पेपर जो है वो पार्ट 2 बन रहा है। आज वीडियो पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियो, इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज मैं इस पेपर के चैप्टर 1 को बताऊंगा। चैप्टर 1 जो कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और पूर्वावलोकन है, जिसको मैं पहले बना चुका हूं। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो MARD और PGDRD से रिलेटेड मिलता रहे। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है चैप्टर 1 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूर्वावलोकन, उसका पार्ट 2। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन आपका है वो है, चौथा नंबर से स्टार्ट है क्योंकि तीसरा नंबर तक मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है, डवाकरा से आप क्या समझते हैं, या डवाकरा से क्या अभिप्राय है, अथवा डवाकरा DWCRA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा डवाकरा के उद्देश्य और कार्यनीति तथा प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग निम्न बिंदुओं द्वारा डिफाइन करेंगे। पहला बिंदु है DWCRA, जिसको हम डवाकरा कहते हैं। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके बारे में जानेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DWCRA कहते हैं। डवाकरा के प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलू को जानेंगे। डवाकरा के लिए वित्त पोषण सहायता पद्धति को जानेंगे, और डवाकरा का कार्य निष्पादन क्या है, इसको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डवाकरा क्या है, डवाकरा से क्या अभिप्राय है, इसको पहले जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास नाम का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। मतलब अगर देखा जाए, डवाकरा का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना था। इसमें वैसी महिलाओं को शामिल किया गया जिन्हें घरेलू कार्य करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वे प्रत्येक दिन बहुत अधिक समय तक इन कार्यों में व्यस्त रहती है, मतलब घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। दूसरी ओर अगर देखेंगे तो ये योजना उन महिलाओं के लिए भी है जो अपने शिशुओं को बिना किसी देखभाल अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। अधिकतर महिलाएं अशिक्षित होती है और उनमें उद्यम चलाने की क्षमता जो है का अभाव होता है। मतलब वो जो है छोटे मोटे उद्योग नहीं चला पाते, उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि वो साक्षर नहीं होते हैं। इसलिए उन महिलाओं को ऐसे समूहों से संगठित किया जाता है, ऐसे समूहों में जोड़ा जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ साथ उनके शिशु या फिर उनके बच्चे की भी समस्याओं का समाधान किया जा सके। मतलब इस प्रकार योजना से जोड़ा जाए जिसमें वो बच्चों के साथ भी वो कार्य कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि DWCRA का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूह है जिसपे हमें कार्य करना है। समूह के परिवारों की महिलाओं सदस्यों पर ध्यान देना, ग्रामीण महिलाओं को आय सृजित करने वाले उत्पादनशील सामान उपलब्ध कराना, ऋण मुहैया कराना और उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाना होता है। अगर हम देखें डवाकरा के लिए वित्त पोषण पद्धति क्या है, तो डवाकरा के लिए जो वित्त पोषण पद्धति है, यह योजना को वित्त की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार प्रति समूह को 5,000 रुपया, साथ ही उसके छोटे उद्योग और उपकरणों की लागत के लिए 50,000 रुपये तक का अनुदान देती है केंद्र सरकार। डवाकरा का जो कार्य निष्पादन है वो क्या है, पहले जानेंगे। तो डवाकरा जैसे विशेष कार्यक्रम के कार्यों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उसके व्यापक उद्देश्यों की समीक्षा करना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। उनकी आमदनी में बढ़ोतरी, महिलाओं में नए कौशल के विकास में सहायता करना और उन्हें ऋण सुलभ कराना एवं उनके उत्पादों के मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना भी ये इस योजना के तहत शामिल है, इस योजना में शामिल है। तो अगर देखा जाए तो डवाकरा जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं के विकास और कौशल को बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है,
जो कि सेकंड पार्ट में है। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, जौहर रोजगार योजना की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए, अथवा जौहर रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, अथवा जौहर रोजगार योजना के विभिन्न घटकों को बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदुओं द्वारा डिफाइन कर आंसर देंगे। तो पहला हो जा रहा है कि हम पहले समझेंगे कि आखिरकार मजदूरी रोजगार कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को मंदी के समय में कृषि श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा कृषि श्रमिकों के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य कार्यक्रम ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो कि 1983 ईस्वी में शुरू किया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है RLEGP। इसका फुल फॉर्म होगा रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की गई। जौहर रोजगार योजना JRY, जौहर रोजगार योजना के 3 उपक्रम हैं, क्योंकि इनके योजना के लिए निधि का आवंटन जौहर रोजगार योजना के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है उनको एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए जौहर रोजगार योजना की प्रमुख विशेषताएं जो है उसको अब क्या करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसका पहला घटक है इंदिरा आवास योजना IAY। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत वर्ष 1984-85 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबों के रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो 10 लाख कुआं की योजना मिलियन वेल्स स्कीम MWS, 10 लाख कुओं की योजना को वर्ष 1988-89 के दौरान शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को निःशुल्क सिंचाई के लिए खुले कुएं उपलब्ध कराने का प्रावधान था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। वर्ष 1990-91 में जौहर रोजगार योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कक्षा के लिए या फिर कक्षा कमरों के निर्माण का प्रावधान किया गया, जिसे हम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड OBB के नाम से जानते हैं। ये जो कि है वो जौहर रोजगार के अंतर्गत है, जो कि मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के विभिन्न घटकों में शामिल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है सुनिश्चित रोजगार योजना EAS के प्रभाव क्षेत्र और उसके विस्तार की चर्चा कीजिए, अथवा सुनिश्चित रोजगार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्राथमिकताओं पर टिप्पणी कीजिए, अथवा सुनिश्चित रोजगार योजना का वित्त पोषण ढांचा और कार्यान्वयन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना क्या है, जिसको हम निम्न बिंदुओं द्वारा डिफाइन करेंगे। तो सुनिश्चित रोजगार योजना क्या है, इसको जानते हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना को सर्वप्रथम ऐसे क्षेत्रों में लागू किया गया जिनकी पहचान सर्वाधिक पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के रूप में की गई थी और जहां अत्यधिक बेरोजगारी व्याप्त थी। EAS का वित्त पोषण ढांचा, तो EAS जो है उसका फुल फॉर्म है द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो इसके वित्त पोषण ढांचा को जानते हैं। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 40 लाख और राज्य सरकार द्वारा 10 लाख देने की हिस्सेदारी शामिल है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मजदूर रोजगार संबंधी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद और रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को अपने आवासीय इलाकों की ग्राम पंचायतों में अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। पंजीकरण के बाद उस परिवार को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें रोजगार मुहैया संबंधी विवरण को लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन एवं कार्यान्वयन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जिले में कार्यक्रम को लागू कराने का कार्य नियोजन एवं कार्यान्वयन पदाधिकारी जिला कलेक्टर या फिर उपायुक्त का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड विकास, वाटरशेड डेवलपमेंट अंडर द प्रोग्राम।
तो गरीबों के लिए रोजगार के अवसर और उत्पादनशीलता कार्य के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम को लागू किया गया, ताकि अगर वो कोई भी छोटे मोटे कार्य को स्टार्ट करते हैं या फिर उद्योग को स्टार्ट करते हैं तो पानी की असुविधा या फिर अभाव ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है निगरानी एवं मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। किसी भी योजना के निगरानी और मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा समितियों का निर्माण किया जाता है, ताकि उस योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके और उसका सही तरीके से निरीक्षण किया जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्धनता पर एक नोट लिखिए अथवा गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रभावों तथा आधार का वर्णन कीजिए। तो गरीबी के आधार को हम निम्न बिंदुओं द्वारा डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग गरीबों के प्रभाव को भी अलग अलग बिंदुओं द्वारा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्धनता है क्या, गरीबी है क्या, उसको पहले जानते हैं। गरीबी का अर्थ है जीवन यापन में सक्षम ना होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गरीबी एक अवस्था है जिसमें हम अभाव और अक्षमता को देख पाते हैं। मतलब उचित रहवास का अभाव होना भी गरीबी है। बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पाने में असक्षम होना भी गरीबी है। विद्यालय ना जाना और पढ़ ना पाना भी क्या है, गरीबी है। आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में 2 समय भोजन ना मिल पाना भी गरीबी ही होता है, गरीबी की श्रेणी में आता है। और छोटे बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मौतें गरीबी का प्रमाण है। शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कचरा बीनने और कबाड़े का काम करते हैं। यह काम न केवल अपने आय में तो वृद्धि तो लाती है, लेकिन वो एक जोखिम भरा और अपमानजनक होता है, बल्कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले का आर्थिक शारीरिक शोषण भी बहुत होता है। विकलांग और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के समझ सदैव संकट रहता है, जहां एक ओर वे स्वयं आय अर्जन कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो विकलांग होते हैं, वो आय अर्जन कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, वही दूसरी ओर परिवार और समाज में उन्हें उपेक्षित रखा जाता है। मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। विकलांग और जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उसको हमेशा ताना ही दिया जाता है, वो उसको दूसरी ओर अगर हम देखें तो उपेक्षित किया जाता है हमेशा। कई लोग गरीबी के उस चरम स्तर पर भी जीवन यापन कर रहे हैं जहां उन्हें खाने में जंगली कंद, पतला दलिया और जंगली वनस्पतियों का भी उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसा भी सिचुएशन है। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, गरीबी का आधार क्या है और उसको अब जानते हैं। तो सूखा, बाढ़, आपातकालीन घटना के साथ साथ कृषि व्यवस्था में सिंचाई हेतु पानी का अभाव होना भी गरीबी का आधार माना जाता है। गरीबी का आधार मतलब वो अगर कोई चीज में सक्षम नहीं है या फिर उसके जीवन यापन करने में वो अगर अभाव महसूस करते हैं तो वो गरीबी का आधार होता है। विकास से बढ़ता अभाव, अगर हम देखें तो विकास से भी अभाव जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो विकास के नई नीतियों के अंतर्गत उद्योगों के लिए नए नए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विकास तो हो रहा है परंतु लघु और कुटीर उद्योग लगातार खत्म होते जा रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, नए नए बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं, तो छोटे मोटे कारखाने धीरे धीरे ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है, गरीबी का आधार है। मतलब लोग इसलिए भी गरीब हो रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था और गरीबी। अब सामाजिक व्यवस्था कैसे है, तो अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामाजिक भेदभाव चरम पर है। यहाँ ऊंची और नीची जाति के बीच चिंतनीय भेद नजर आता है। इन क्षेत्रों में नीची जाति के लोगों के साथ खान पान संबंधी व्यवहार नहीं रखा जाता है और ना ही उन्हें धार्मिक और सामाजिक समारोह में शामिल होने या फिर स्थलों में जाने की इजाजत होती है। और इन्हीं क्षेत्रों में कई समुदाय गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के कारण निम्न स्तरीय पारंपरिक पेशों में संलग्न है। मतलब पहले से जुड़ा हुआ है, उसके बाप दादा जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि उसे जुड़ने ही नहीं दिया जा रहा है मुख्य धारा से। यह हमारा सामाजिक व्यवस्था है, यह हमारे समाज में हम लोगों को देखने मिलता है आसपास में, जहां जातिगत देह व्यापार, जानवरों की खाल उतारना, सिर पर मैला ढोना जैसे पेशे आज भी न केवल किए जा रहे हैं बल्कि इन समुदाय के लोगों को सम्मानित पेशों में शामिल होने भी नहीं दिया जा रहा है। उसको रोका जाता है कि नहीं, आप पहले से जो काम कर रहे हैं उसको ही कीजिए।
है ना, उसको नए सिरे से नई जिंदगी को या फिर नए मुख्य धारा से जुड़ने को नहीं आ रहा है, नहीं दिया जाता, उसको शामिल ही होने नहीं दिया जाता है। अब गरीबी की रेखा और गरीबी को हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कोई भी अगर गरीब है तो उसको हम कैसे जानेंगे, तो गरीबी की रेखा जानते हैं। योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को गरीबी मापने का एक सूचक माना है और इस सूचक के दो तरह के मापदंड को बताया है। पहली कैलोरी पर आधारित है, मतलब अगर आप गरीब है या फिर कुछ भी है, गरीब से जूझ रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए, मतलब गरीबी का संबंध पोषण से है। अगर आपके पास पोषण सही है तो आप गरीब नहीं है, मतलब पोषण अगर आपके पास नहीं है मतलब आपके पास काम नहीं है, आपको काम करके आप जीवन यापन नहीं कर पा रहे, जिससे आप पोषित नहीं हो पा रहे, तो पहली कैलोरी का उपयोग और दूसरी कैलोरी पर खर्च होने वाली न्यूनतम आय होती है। इसे हम दो अवधारणाओं से समझ सकते हैं। गरीबी की रेखा, तो आय का वह स्तर, गरीबी की रेखा को आप समझते हैं तो आय का वह स्तर जिससे लोग अपने पोषण स्तर को पूरा कर सके, वह गरीबी की रेखा है, एक स्तर है गरीबी की रेखा। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे गरीबी की रेखा के नीचे क्या होता है, तो वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता, जो चाहिए रोटी कपड़ा मकान, ये बुनियादी चीज है, ठीक है, तो वे लोग जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता अर्थात रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे माने जाते हैं। मतलब वो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अगर ये तीन चीज उनके पास नहीं है या उसके अभाव से वो जूझ रहे हैं। तो हिंसा और शोषण के कारण भी गरीबी बढ़ती है या निर्धनता आती है, कैसे आती है देखते हैं। हमारे देश में ये अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ के नेता द्वारा अपनी राजनीति की रोटी पकाने के लिए सांप्रदायिक दंगों की आग जलाई जाती है, जिसमें हमेशा गरीबों की बस्तियां ही जलती है और फुटपाथ में रहने वाले लोग मारे जाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो नेताओं और साधन संपन्नों की सुरक्षा में लगी रहती है, तो उस लोगों को कोई हानि नहीं होता। जब भी कोई दंगा होता है, जब गरीब ही मरते हैं, जब भी कोई आगजनी होती है नेताओं के द्वारा, तो गरीब की बस्ती जलाई जाती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक सामाजिक शक्ति का अभाव, इसके कारण भी क्या होता है, गरीबी पर प्रभाव पड़ता है, गरीब रहते हैं। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि अगर जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद हरिजन महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो वहां के स्थानीय उच्च स्तरीय जो नेता हैं वो उनके द्वारा किसी गरीब हरिजन महिला को उपस्थित कर अध्यक्ष का चुनाव लड़वा दिया जाता है, क्योंकि वहां तो आरक्षित है। तो वहां के जो बड़ेजन है या फिर उच्च वर्गीय व्यक्ति है, उच्च वर्गीय व्यक्ति, उनके द्वारा हरिजन महिला को उठाकर उसे चुनाव लड़वा दिया जाता है और बाद में उस महिला को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ वे व्यक्ति स्वयं लेने लगते हैं। यहां तक कि वे चुनाव में जीतने के बाद अध्यक्ष की मोहर दस्तावेज वाहन से लेकर अध्यक्ष के आसन तक सब कुछ को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, मतलब वो उस व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, मतलब उसको एक खली धरोहर उस महिला को खड़ा किया जाता है और जो उसका कंट्रोलिंग है वो वहां के उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा ही होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलुओं पर विशेष बल देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा डिफाइन करेंगे। पहला बिंदु है प्रशासनिक ढांचा, कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान करना, गरीबी रेखा संबंधी आय और निधियन सह वित्त पोषण, उसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि समेकित ग्राम जो विकास कार्यक्रम है वो है क्या। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य लाभार्थियों के एक विशेष लक्षित समूह को लाभान्वित करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई। दूसरी भाषा में कहें तो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सहायता देना है ताकि वे अपने आय बढ़ाकर गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया,
प्रोसीड्यूर फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें देखा अगर जाए तो कार्यान्वयन के लिए, प्रक्रिया के लिए सबसे पहले लाभार्थियों की पहचान करना पड़ता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। पहले लाभार्थी की पहचान करना पड़ता है। लाभार्थियों की पहचान परिवारों की आधार रेखा आय सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है। उसका गरीबी रेखा को देखा जाता है। इसमें मुख्यतः लक्ष्य समूह के साथ साथ ऐसे परिवार शामिल किए जाते हैं जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से नीचे की आय होती है। इस प्रक्रिया में बीपीएल परिवारों की सूची तैयार होती है। मतलब अगर देखा जाए तो बीपीएल परिवार को ही इसमें जोड़ा जाता है। निधियन एवं वित्त पोषण क्या है, इसको जानते हैं। तो फंडिंग एंड फाइनेंसिंग, मतलब पैसा कहां से आता है, पैसा कैसे दिया जाता है, लोगों तक पैसा कैसे पहुंचता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना और कार्यकलाप का वित्त पोषण, आर्थिक सहायता तथा संस्थागत ऋण पैकेज के माध्यम से किया जाता है। मतलब इसको ऋण दिया जाता है, छोटे छोटे ऋण की सुविधा ग्रामीण लोगों को दी जाती है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया जाता है और ये ग्रामीण लोगों के विकास के लिए ही दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के बेहतर कार्य निष्पादन के तरीकों का वर्णन कीजिए। एक है सहायता की मात्रा, मुख्य सकारात्मक योजना, ये योगदान जो है ये हमारा पॉइंट है। इसको हम पहले जानते हैं कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम आखिरकार है क्या। तो इस एकीकृत जो ग्राम विकास कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादातर लाभार्थियों ने प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को पसंद किया है। मतलब इसके अंतर्गत प्राथमिक जो लाभ है, प्राथमिक जो आवश्यकता है मनुष्यों की, उसे रखा गया। इससे जुड़ी जो योजना है उसको जो लोग पसंद किए हैं वो है, जैसे इसमें लघु सिंचाई कार्य, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालना और बागवानी आदि शामिल किया गया है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत रेशम के कीड़े पालना, हस्तशिल्प, मतलब हाथ से बना हुआ सामान को जो बनाया जाता है, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें जो सहायता की मात्रा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा दी जाती है। और मुख्य सकारात्मक योगदान जो है इसमें ये देखा गया है कि इसमें लोग रुचि ले रहे हैं, इस कार्य को करने में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में यूजुअली पहले से ही मुर्गी पालन होता है और उसको मुफ्त में अगर मुर्गी पालन के लिए अगर ऋण सुविधा दी जाती है तो वो तो करेंगे ही। तो ये इसका एक सकारात्मक योगदान रहा है कि नहीं, इस योजना से लोग लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में लिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों का विकास भी हुआ है। इस प्रकार हमारा जो पहला चैप्टर है MRD 102 का वो आज खत्म हो गया है। मतलब सब क्वेश्चन को हमने आपको डील करके बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे मेरे वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू।